45 मिनट का क्लास होता है लगभग, और उसमें भी यदि हम लोग गपशप हाँ जी बैठ हाँ जी, तो कैसे काम चलेगा? एकदम कंसंट्रेट होकर के कोशिश कीजिए 40 मिनट में 45 मिनट में इतना पढ़ ले कि दिन भर मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में वो सब बात चलता रहे। अभी कुछ सोचना है तो अपने सिलेबस के बारे में, अपने स्टडी के बारे में सोचिए। ये उम्र है, छोड़ दीजिएगा अपने आप को ना। देखिए थोड़ा संजय जी, तो कहां चले जाइएगा कोई गारंटी नहीं है, दिमाग कहां लेके चला जाएगा। बैठे हैं रूम में, पता चलेगा कहां कहां घूम के चले जाएं, और उसका आउटपुट क्या होता है? जीरो नहीं होता है, उसका आउटपुट बर्बादी होता है। ऐसा नहीं है, आप कुछ सोच रहा है ना तो उसका बॉडी पे रिएक्शन होता है, और उसके हिसाब से फिर एक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए दिमाग को हमेशा, जब तक होश में है, काम देते रहिए। तुम ये सोचो, तुम वो सोचो, आप काम दीजिए या नहीं दीजिए, वो सोच रहा है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, इस बात को बताया तब से इस बात को लोग गौर करते हैं, समझते हैं। क्योंकि हम भी कुछ वैसी उसी टाइप के थे, पढ़ते बैठते थे पढ़ने या चल जाते थे कहाँ, पूरा घूम घूम के चल आते थे। पता चला एक बार मेरे भैया का हुआ, बैठा के बोले पढ़ो, और उनको लगा कि नहीं पढ़ रहा, पूरा ध्यान मेरे किताब पर है, देख रहे हैं किताब पर, दिमाग में चल रहा है कुछ और। तो बोले जाओ पानी लेके आओ। हम गए पानी लेके आने, और क्या के पेजवा पलट दिए, और फिर हम बैठ गए पढ़े। फिर वही में ताक रहे हैं, उठा मार डंडा का है पढ़त रहे। यहाँ पेज नंबर में ना पता रहे कि हम कौन पेज पढ़त है। तो ये होला एक स्वीकार करी, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, है ना। हम जो चाहेंगे ये शरीर वही करेगा, ठीक है। अपने हिसाब से शरीर को नचाइए। गलत करना है कह के गलत कीजिए, मैं चाहता हूं ये काम करना। अब गलत करके आते हैं तो क्या कहते हैं? ओह के नदू हो गए, हमरा ना बुझाएल, गड़बड़ा गई। वैसा नहीं, जो गलती की स्वीकार कर लीजिए, हाँ मैंने किया है, अब से नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग ध्यान दिया जाए, खूब बढ़िया से समझिए, एकदम जोर से पढ़ा रहे हैं। शासन या संविधान निर्माण का जो पृष्ठभूमि है, उसके लिए हम आपको अभी इतिहास का भ्रमण करा रहे हैं। हम लोग अपने देश की संस्कृति से, अपने देश के राजा महाराजाओं के इतिहास से, उनके कुछ कमियों से, कुछ अच्छाइयों से सीखने का भी कोशिश कर रहे हैं। और आपके दिमाग में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना हम चाह रहे हैं, जैसे लगे कि अरे ये ऐसा हुआ तो ऐसा ही होना चाहिए था। जैसे कहें कि किसी परिवार के एक बच्चा है 4 साल 5 साल का, उसके घर में घुस के उसके परिवार के साथ गलत किया, अंत में उसका मर्डर कर दिया। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो आप आगे का कहानी पता है, बदला लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? तो वही चीज होता है, कोई काम ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास होता है। अगर उस इतिहास को समझ जाइएगा ना, तो फिर आगे के घटना आप स्वयं व्यक्त करने लगिएगा। और स्वयं नहीं भी व्यक्त कर पाए कोई बात नहीं, कोई बताएगा तो आप आसानी से समझ तो लीजिएगा ना। तो जैसा कि कल बता रहे थे कि अंग्रेज भारत में आए, ठीक है। आने के बाद हमने बताया कि 1600 से लेकर 1756 तक वो चापलूसी किए। 1756 लिखा के चापलूसी किए, राजा महाराजाओं के एक तरह से पैर दबाए, सेवा किए, जी हजूरी किए, और कर करके सबों के साथ अपना एक गुड रिलेशन, अच्छा रिलेशन बनाने का कोशिश किए, ताकि उनको व्यापार में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस क्रम में उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अगर हम व्यापार में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें अपने उद्देश्य में परिवर्तन करना होगा, यानी हम अपने उद्देश्य को व्यापारिक से राजनीतिक में बदलना होगा। क्योंकि अगर जैसे जैसे राजनीतिक रूप से हम अधिकार करते जाएंगे ना, वैसे वैसे व्यापारिक सुविधा हम लोग का बढ़ता चला जाएगा। हमें किसी से अनुमति नहीं लेना पड़ेगा, हमें किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उल्टे हम टैक्स लेंगे। तो इस बात का एहसास उनको होता है मेनली 1707 के बाद, जब औरंगजेब मर जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्हें इस तरह का ये होता है कि नहीं, हम लोग आसानी से कब्जा कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। बात समझ आया ना। तो इस तरीके से बताया 1756 का जो वर्ष रहा काफी इंपॉर्टेंट रहा। 1757 से लेकर और 1857 तक वो अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अटैक करने लगते हैं, पिटिया के बहाना बना बना के लड़ाई कर रहे हैं, उस पर अधिकार कर रहे हैं, उसको अपने अधीन बना रहे हैं। और इस तरह 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो अधिनियम पास होता है ब्रिटिश संसद के द्वारा, उसमें जाके क्लियर घोषणा कर दिया जाता है कि अब भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। एक बात याद रखिएगा, लोग पूछा भारत कब गुलाम हुआ, तो 1600 में नहीं हुआ, 1858 में हुआ। 1857 के पहले वो सब क्या था, एक व्यापारी था,
भारत भारतीयों का था, लेकिन संघर्ष चल रहा था। जब विधिवत रूप से घोषणा हुआ 1858 के अधिनियम में कि आज से भारत का राजा रानी वही होगा जो ब्रिटेन का राजा रानी है, अब ब्रिटिश संसद यहाँ के शासन को कंट्रोल करेगा, उसके बाद ना भारत गुलाम हुआ। तो ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि भारत 1600 में गुलाम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। भारत 1858 के बाद से गुलाम हुआ और ब्रिटेन का उपनिवेश बना है, ठीक है ना। तो इस तरीका से, तो उसके बाद हम आपको बताएं कि 1857 के बाद से लेकर 1947 तक ऐसा नहीं है कि कुछ केवल गांधी जी का योगदान रहा, बिल्कुल गलत बात है। सारे लोगों का पूरा योगदान रहा। हाँ, यह अलग बात है कि गांधी जी का सोच ऐसा था, उनकी कार्य पद्धति ऐसी थी कि उनके नेतृत्व में जो भी आंदोलन होता था वो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो जाता था, है ना। बारिश का मजा लीजिए, पढ़ाई कीजिए, है ना, एंजॉय कीजिए, अच्छा बात है, कम से कम बारिश हो रहा है, बड़ी गर्मी था, बात समझे। तो इस तरह हम आपको बताएं कि गांधी जी के नेतृत्व में ही पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कौन था? असहयोग, दूसरा सविनय अवज्ञा, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। ये सब किसके नेतृत्व में हुआ था? गांधी जी के। बहुत बार गांधी जी को कांग्रेसी लोग त्याग देते थे, छोड़ देते थे, गरिया देते थे, भगा देते थे, और जब उन लोग से कुछ नहीं होता था तो फिर जाते थे गांधी जी अपना ही के ऊपर तो विश्वास बा। तो गांधी जी एक एक बात कहते थे, हम सिद्धांत से नहीं हिलेंगे, हमारा जो सिद्धांत है हम उसी पे काम करेंगे। तो इन लोगों को लग गया था कि भाई अगर गांधी जी के सिद्धांत पे नहीं चला जाएगा तो कोई फल मिलने वाला नहीं है, है ना। अब यहां से थोड़ा सा कुछ घटना को विस्तार पूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर अंग्रेज भारत में आया तो यहां पे वो अस्थायी रूप से बस कैसे गया। तो नो डाउट कि हमारे शासक की कमजोरी रही थी, लेकिन इसके अलावे अंग्रेज भी बहुत शातिर थे, कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हम लोग से ज्यादा दिमागी लाल थे। वो बहुत अच्छा से परिस्थिति को समझते थे, है ना। जैसे कि 1608 ईस्वी में जब हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, यहां से कहानी शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। 1608 में हॉकिंस कहा कि मैं ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत हूं, है ना। ब्रिटेन के राजा कौन? जेम्स प्रथम, उनके दूत के रूप में वो क्या होता है, वो आता है किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कहां मिलता है? आगरा, ठीक है। और यह बात जो बोला ना वो फारसी में बोला। किस भाषा में बोला? फारसी में। तो उस समय ठीक है जहांगीर भारत का शासक था, लेकिन उन्हें ज्यादा लगाव फारसी से, उर्दू से, अरबी से था। तो जब वो जैसे सुना फारसी भाषा में कोई उनसे बात कर रहा है तो गाना गाया कि कब के बिछड़े हुए आज हम यहां आके मिले। मतलब फारसी भाषा बोल के दिल जीत लिया वो जहांगीर का। जैसे मान लिया आप दिल्ली में जाइएगा, आपको को लगा एगो पान किया ना, तो नहीं पलट के तक कौन भैया हमारे, तो लगा था हमारे एरिया के। अचानक भाषा से लगाव हो नहीं जाता है। मोतिहारी में क्यों बोलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं दिल्ली में चले जाइए या बाहर चले जाइएगा तो जैसे आप अपना टोन सुनिएगा लगेगा यही तो हमरे भैया वाला था, हमरे एरिया का। तो प्रेम बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? आप न चाहते हो उसके तरफ पलट के ताकिएगा, वो ताके ठीक बा कहा तो बिहार में कहा तो फलानवा जिला, मतलब हम तो वही जिला कहीं, आओ है ना, आओ बेटा आओ, तू एगो पान खा लो। तो अचानक भाषा क्या किया? प्रेम बढ़ा दिया कि नहीं? तो वही हाल हुआ जहांगीर का। जहांगीर को समझ में नहीं आया कि ये अंग्रेजी में नहीं बल्कि फारसी में काहे बोल रहा है, कि तुम्हारा दिल जीतना चाह रहा है। अब जैसे जहांगीर सुना अरे भाई आओ बैठ 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 बैठ, लगा फारसी में बतियाने, है ना। तो 4 दिन तक अपने संगे रखा, घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, पूछा बोला भाई अब तू काहे लायल रह? तो जी कोनो विशेष बात ना, बस ऐसे तो भेंट करे आए रहनी है, व्यापार व्यापार अपनी का कर तानी संतान का एगो सूरत में जगह दे देती तो बड़ा बढ़िया रही। तो कहा कि सूरत में तो पुर्तगाली लोग के हम दे देले बानी, लेकिन जा तो नहीं के छीन लो, छीन लेबो तो हम ऑर्डर दे दे, है नु। आकाश सुना, तोरा गोइला के जरूरत नहीं है, तू आगरा में बस जा, यही जो रही है, दरबार में रहो, 400 के मनसबदार बना देते हैं तुरंत। इतना जहांगीर खुश हो गया, बुड़बक नारायण, है ना। तो इस तरह से 1613 में जाके ये लोग पुर्तगाली को भगाया और तब जहांगीर अनुमति दे दिया, सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित कर लिया। लेकिन ये तो अंग्रेज था, समुद्र जैसा पेट था, उसका पेट भरने वाला था नहीं। फिर 15 में सर टॉमस रो को भेज दिया। फिर सर टॉमस रो आया तो कुछ और एरिया में फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति ले लिया। लेकिन सब ले रहा है एक व्यापारिक उद्देश्य से,
अभी तक इनका राजनीतिक उद्देश्य नहीं। एक और इनको अंग्रेजों को बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है 1661 में, जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का शादी होता है। तो दहेज में उसको बंबई मिला, ब्रिटेन के राजा को। उस समय बंबई पर अधिकार था पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, दहेज में दे दिया। मैंने हमनी के जगह दहेज में वो देता वो करेगा, बताई का हमनी का कितना मजबूत रही सब। तो पुर्तगाली दहेज में किसको दे दिया, ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया पे दे दिया कि लो तुम लोग व्यापार यहां से भी करो। तो इस तरह से एक के बाद एक अंग्रेजों को बहुत मजबूत क्षेत्र मिलता जा रहा था और उसका वे व्यापार में लाभ उठा रहे थे। और अभी तक वे राजनीतिक उद्देश्य में परिवर्तित नहीं हुए थे, लेकिन थोड़ा बहुत इनको समझ में आ रहा था कि यहां पर शासन करना आसान है, चाहे कि यहां के राजा में एकता नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब तक औरंगजेब जिंदा रहा, वे लोग अपने इस सोच को व्यवहारिक रूप में परिणत नहीं कर पाए। लेकिन जैसे औरंगजेब मरता है, उसके बाद तो ये लोग एकदम खुलेआम आ गए कि नहीं, अब हमें राजनीतिक रूप से भारत पर अधिकार कर लेना। इस क्रम में क्या होता है, फारूक सियर जब औरंगजेब का उत्तराधिकारी था, है ना, सब इतिहास में डिटेल में पढ़ाएंगे, वहां समझाएंगे। यहां बस कहानी थोड़ा सुन लीजिए ताकि आपका दिमाग खुल जाए। तो एक बार क्या हुआ कि फारूक सियर बीमार पड़ गया, भयानक रोग हो गया, पूरा इंडिया का डॉक्टर उसका इलाज कर लिया, वो ठीक नहीं हो रहा। तो अंग्रेज सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको चल कर ठीक करें। इसको एक बंगाल जो था ना उस समय सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, वहीं पर सारा माल आता था और वहीं से सारा माल जाता था और उसको टैक्स देना पड़ता था अंग्रेज को, बंगाल के नवाब को, समझे। तो सोचा कि अगर इस राजा को अगर हम लोग जीत ले, खुश कर ले, तो बंगाल से टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, बंगाल पर हम लोग अधिकार कर लेते, है ना। तो इस तरह वो लोग अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि वो डॉक्टर बुलाया ब्रिटेन से, जिसका नाम था जॉन सुमर्न, है ना। जॉन सुमर्न के नेतृत्व में एक टीम आया और वह टीम जो है गया फारूक सियर के पास, उसका खूब बढ़िया से इलाज किया और उसको ठीक कर दिया। अब तो फारूक सियर को लगा ये भाई तो भगवान से कम थोड़े ही है, हमको तो जीवन दान दे दिया। और ठीक करके वो लोग भी बड़ा चालबाज था, चुपचाप जा रहा था। बोलते भाई ऐसे कैसे चले जाइएगा, भाई बैठिए पहले, आप हमको जीवन दिए, कुछ तो लेके जाइए। बोले ना ना कुछ होना चाहिए, तो ना कुछ तो ले ये ली। तो बोला ठीक है, जिद करते नहीं था, बंगाल से तनी फ्री में व्यापार करे की अनुमति दे दी। बोला इतना छोट बच्चा फिर इसमें व्यापार करके उस तरह से टैक्स ना ली। अब उस समय बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान। जैसे सुने अंग्रेज को, जैसे ऑर्डर मिल गया मुगल बादशाह से, वो कहले क्योंकि सुने जाओ लागल फ्री में व्यापार कर। मुर्शिद कुली खान रोकलक ना तोरा पैसा देवे के होई, तो ना हमरा ऑर्डर मिल गल बता। मुर्शिद कुली खान कहलक ना नवाब हम बनी, हम जले ऑर्डर ना देम व्यापार ना कर देम, ना तो बुझ लियो लोगन, ना तो बुझ लियो लोगन, खाली कहे ना तो बुझ लियो लोगन, ना कुछ करे होइले ना, तो कुछ बिगड़ी ओकनी के और ढीटा गइलन सन। आई मुर्शिद कुली खान से लेके समझिए अलीवर्दी खां तक बंगाल के नवाब बना, सब विरोध किया, लेकिन खाली मुंह से किया। तो बुझ लिया व्यापार कैले, तो पैसा ना दिले तो बुझ लिया, तो जहाज करवा देम, हई करवा देम, हऊ करवा देम, करवाता कुछ नहीं था सब। यही बीच अलीवर्दी खां का नाती बना सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, है ना। बुलाया अंग्रेज को, बोले सुन व्यापार करे के हो तो हाँ टैक्स देवे के हो। 1717 के पहले जो नियम रहे ना वे नियम आज रही। तो अंग्रेज बुझल कि यो हुए हो, मुंह से कहत है कोरी कोची, है ना। गए उठ के गए दरबार से गए जाके लागल व्यापार करे। सिराजुद्दौला का पता चला टैक्स ओखने के भेजलक, सेना के लूट ले, जितना किला बा सब लूट लो, सब लूटवा देलक, सेना भेज के रगेदवा देलक। और रगेदवा के अंग्रेज भागा बंगाल की खाड़ी में, डायरेक्ट फुल्टा द्वीप में शरण लिया, फुल्टा द्वीप में वहां ले रगेद दिया। लेकिन हम भारतीयों का एक बहुत बड़ा कमी है, हमारे में भी है आप में भी है। पीटी के रिजल्ट निकल जाला, बाबूजी से कही रहे बाबूजी कलेक्टर बन गई नहीं। बाबूजी के का पता कि लड़का अभी पीटी पास कैले बा, मेंस इंटरव्यू तो बाकी ये बा। अब बाबूजियों के बेचारा का इतना दिन के तपस्या के फल मिलल, गांव में कल हमारे बेटा कलेक्टर हो गए, है कि नहीं है। आए तरह लड़का मेंस में फेल हो गए, है कि नहीं। और लड़का मेंस में फेल हो गए तो पास कैले जितना तेजी से फोन कैले, फेल करी उतना तेजी से फोन ना करी। यहाँ गांव के लोग पूछे का भाई लो तो बेटवा कलेक्टर हो गई, आयल ना हो अभी ले। तो बाबूजी कहा आई नु आई, चिंता काहे कैले बाड़ो लोगन। लेकिन बाबूजियों के तनका मन अब छोट होके लागल बा
कि का बात बा अभी ले ना आयल कोलक पास को गई नहीं, लेकिन कहाँ गड़बड़ी हो गई है कि नहीं। ओकरा बाद पता चला बाबूजी के समझेन, बाबूजी 3 चरण में एग्जाम होला, पहला में पास कर ले रही, अरे बुड़बक तो बतैला ही काहेला हो तू बाबूजी के। जब बाबूजी जानते रहे ना समझियन तो कभी गलती ना करे के अपना लोगन के कहता नहीं हम कैले बनी, ऐसे हमरा पता बा अच्छी तरह से, ठीक बा। कितना मजाक उड़ावेला समाज, पता चले पीटी पास के मेंस ले ना बतावे के, जब फाइनल रिजल्ट ना बतावे के ना, तो बताइएगा तो क्या करेगा, कहीं फिर बताइएगा तो पहले तो आपका चापलूसी करेगा। रिजल्ट ले पास कैला तो चापलूसी करत रह जाएगी, और फेल कैला तो बस चापलूसी ऐसा पलटी कि जीएल हराम को दियन सब, तो इतना घटिया। तो वही काम सिराजुद्दौला किया, रगेत के फुल्टा द्वीप में ले जाकर शरण दिलवा दिया, और यहाँ आके कलकत्ता में लगा जश्न मनाने। अतले अंग्रेज तो होशियार था, सभी सब गया फुल्टा में रुक गया, वहां से रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से बुलवाया। रॉबर्ट क्लाइव आया तो बोला देखो इसको डायरेक्ट मारना सही नहीं रहेगा, क्या कि इसके पास सेना है, यहाँ का अस्थायी आदमी है, कुछ हम लोग को कूटनीतिक करना होगा। तो पता किया तो पता चला कि उसका जो मेन मिर्वक्सी है मीर जाफर, वो उसका एंटी है, समझे। तो उसको पता चल गया कि सिराजुद्दौला के संगे रहता है, लेकिन वो सिराजुद्दौला को चाहता नहीं है। तब रॉबर्ट क्लाइव बुलाया मीर जाफर को, बोला सुनो तुम मेरा साथ दो, हम लोग सिराजुद्दौला को मार देंगे, तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो ये ससुरा तैयार हो गया। उसके बाद पूरा सेना वना लेके अब पलासी के मैदान में जबरदस्त युद्ध होता है। उस युद्ध में सिराजुद्दौला छक्का छुड़ा दिया था, लेकिन पीछे से मीर जाफर का बेटा मीरन आता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। कोई विदेशी नहीं मार पाया, किसने मारा? मीर जाफर का बेटा मीरन ने सिराजुद्दौला को मार दिया। और जैसे सिराजुद्दौला मरा उसके बाद अंग्रेज का तो समझिए लवट्री लग गया। ये एक तरह से भारतीय शासन व्यवस्था में अंग्रेजों का क्या हुआ, बीजारोपण हो गया, धरती के अंदर बीज अब उसका पड़ गया। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये इसी भाषा में, है ना। तो इस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य का एक तरह से उनके राजनीतिक स्थिति का क्या हो रहा है, बीजारोपण हो गया। उसके बाद मीर जाफर को वो लोग क्या किए, नवाब बना दिए। बदले में मीर जाफर बहुत सारा धन लुटा दिया उन लोगों पर, और सारा धन से सब सेना बम गोला बारूद खरीदा, है ना। अब मैंने समझिए पर डे उसको चढ़ावा देना पड़ता था मीर जाफर को, पर डे। अंत में एक दिन तंग आके मीर जाफर बोला कि भाई हम है तो ना पैसा ना दे पाए, मैंने 100 रुपया मांगता था तो 80 को 70 को पर आ गया था। तो इन्हें मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। अंग्रेज के पास जाके कह रहा था अगर हमको मौका दीजिएगा तो हम आपको खुश कर देंगे। तो सोचा कि भाई अब मीर जाफर आना कानी कर रहा है पैसा देने में, तो काहे ना हम एकरा के हटा के मीर कासिम को बना दे बंगाल का नवाब। तो मीर जाफर को हटा दिया, मीर कासिम को बना दिया सब। अब मीर कासिम बना तो वो भी धन दोनों हाथ से लुटा दिया, लेकिन लुटाने के बाद कहा दे देनी से दे देनी, अब ना देबो। तो अंग्रेज को लगा झटका, कहा रे एकरा से तो बढ़िया उगेर लख 100 मांगा तो नहीं 80 तो दे लख, ई तो कहता ना देबो। तो फिर ओकरा का हटैलक मीर कासिम के, फिर बनैलक कौन के मीर जाफर के। इनको नॉलेज होगा, मजा आ रहा है, नहीं नॉलेज है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सिखा देंगे। और फिर से मीर जाफर नवाब बन गया। मीर कासिम को समझ में आ गया कि ये अंग्रेज हम लोग को अब लूटने के कगार पे आ गया, भारत को ये सब बर्बाद करके छोड़ेगा। तो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी मुगल थे, अवध था, सबके साथ गठबंधन बनाया और बक्सर के मैदान में अंग्रेजों पर अटैक करवा दिया। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य था कि उस युद्ध में 3 बड़ी शक्ति एक साथ हार गई, और इस तरह से जो बीज गिरा था ना ये अंकुरित होने लगा, पेड़ का रूप धारण करने लगा। उसके बाद इतिहास अचानक से पलट जाता है। अब बक्सर के विजय ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेज सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मीर कासिम हारा था, अवध का नवाब हारा, मुगल हारे, है कि नहीं है। और उसके बाद समझिए कि एक के बाद एक बड़ी शक्ति जो भी था, मैसूर था, पेशवा थे, ये क्या बोलते हैं आपको, पंजाब में सिख लोग था, सब पर अटैक करता गया करता गया करता गया, और 1857 में तो पूरे भारत को एक तरह से उसने जीत लिया, और इस तरह भारत जो है अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो ये रफली कहानी हमने आपको सुनाया ताकि आपको थोड़ा बहुत अब समझ में आए। अब 1857 के बाद से लेकर के 1940 तक ध्यान दीजिए, यानी 1939 बोलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारतीयों ने नो डाउट बहुत प्रयास किया। वो चाह रहे थे अंग्रेज चले जाएं,
लेकिन याद रखिएगा, अंग्रेज जो 15 अगस्त 1947 को गया, ये केवल भारतीयों के वजह से नहीं गया, बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई कि उनको जाना पड़ा। कुछ लोग जानते होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बना इटली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे? चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनते हैं क्लेमेंट एटली, और उन्होंने घोषणा किया कि जून 1948 तक, कब तक? जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। तो टाइम कट ऑफ डेट देते हैं जून 48 और जाते हैं कब? पहले ही चल जाते हैं। तो क्या भारत की आजादी में केवल गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू का ही योगदान था, या कुछ और भी परिस्थितियां थी? इसको हम लोग को अगर समझना है तो हम लोग को द्वितीय विश्व युद्ध से थोड़ा विस्तार पूर्वक अध्ययन करना होगा कि ऐसी क्या घटनाएं घट गई कि अंग्रेज अचानक से उनको खुजली होने लगा कि जल्दी भागना था, मामला गड़बड़ा जाए। ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया था। अब बताइए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से क्या भारत को आजादी मिली? तो उसके बाद तो ऐसा कोनो आंदोलनों नहीं हुआ है। फिर उकाए चले गए, अचानक उनको दया कैसे आ गया हम ऊपर? तो इंटरव्यू का ये सवाल होता है कि अंग्रेजों ने आखिर 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद क्यों किया, जब 1942 के बाद कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन नहीं हुआ था? फिर भी वो चले गए छोड़ के, क्यों चले गए? तो इसको जानने के लिए हम लोग को 1939 से थोड़ा सा इतिहास को डीपली पढ़ना होगा, तब जाके हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, पहले जितना पढ़े उतना पहले फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे शुरू करते हैं। चलिए, कहां तक हम लोग पहुंचे थे? चलिए, शासन की पृष्ठभूमि शायद शुरू करना है ना। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादातर आप लोग खुद से भर लीजिएगा। शासन की पृष्ठभूमि, पेज नंबर 9 निकाला जाए। जिनके पास नोट्स अभी नहीं ले पा रहे हैं वे लोग बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए, इसीलिए हमने, और कोशिश कीजिए नोट्स ले लीजिए, एडमिशन करा लीजिए। ऐसे थोड़ी 2 दिन 4 दिन पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। आप सोचिएगा 5 दिन में ज्ञान ले लेंगे तो ज्ञान का अंत नहीं होता है। कम से कम अपना सिलेबस पढ़ने के लिए आपको कुछ दिन का समय तो देना होगा। चलिए ध्यान दीजिए। डैश ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारी, तो कौन? 1599। यहां क्या भरिएगा? 1599 भरिए सब लोग अपना अपना। 1599 ईस्वी में है ना, ब्रिटेन के कुछ युवा लोग जो काफी साहसी था, खतरनाक समुद्री यात्राएं करता था, तो उन्हीं लोगों ने जो है एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक दल ने जो है एक कंपनी बनाया जिसका नाम है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़िया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया छोटा छोटा लिखिए थोड़ा सा, कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, है ना, ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ध्यान दीजिए, यही सही नाम है, ओरिजिनल नाम है, यही शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, है ना, यही सही नाम है। इसको भी यूपीएससी वाले ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, की स्थापना की। अब ध्यान दीजिएगा, 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया, जिसको 1600 में अनुमति मिला। दिमाग में ये मत रखिए कि सर गड़बड़ है, अब गड़बड़ नहीं, आप अपने ज्ञान को डेवलप कीजिए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने क्या किया? उनको एक राजलेख चार्टर के माध्यम से अनुमति दिया। लेकिन ये कंपनी स्थापित कब हो गया था? 1599 ईस्वी में हुआ था, ध्यान से रखिएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, जिस समय कंपनी स्थापित हुआ उस समय भारत के शासक कौन थे? अकबर। यानी 1600 के आसपास में भारत के राजा कौन थे? 1608 में अंग्रेज भारत में आया, उस समय राजा थे जहांगीर। तो सवाल दो है ना, एक होता है कि कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक कौन थे, तो कंपनी की स्थापना के समय कौन थे? अकबर। कंपनी के आगमन के समय कौन थे? जहांगीर। दोनों सवाल पूछा गया। कंटिन्यू भरिए, है ना। इस समय भारत में अकबर, क्या भरिएगा? अकबर का शासन था। 31 दिसंबर 1600, ध्यान से भरिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने एक राजलेख अथवा चार्टर के द्वारा कंपनी को जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है ना। तो 1600 में क्या हुआ? इनको अनुमति मिल गया। नेक्स्ट, ध्यान से भरिए, लिखिए, वर्ष 1608, क्या भरिएगा? 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर डैश में, सूरत में, क्या भरिएगा? सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। खोला कब? 13 में। सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1613 में। कोई कंफ्यूजन मत रखिए, कौनो सीनियर जूनियर कुछो कहे ना मानिए लोगन। आज ना हमार बात मनबा, 2 साल बाद माने के पड़ी, पहले बता तरी। हम बहुत रिसर्च करते हैं, आज भी 6 घंटा 5 घंटा समय के हिसाब से पढ़ते हैं, इसीलिए कोई शक संदेह नहीं कीजिए। आपसे पहले 18 को बैच पढ़ा चुके हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिए। आप लोग पूरा ठोक ठोका के आए हैं कि ना अवतार सर इज द बेस्ट, लेकिन जो शुरू में बेचारा आया उसको थोड़ा रिस्क भी था, तो आपको 1% रिस्क नहीं है, इसीलिए कहीं से कोई शक संदेह नहीं कीजिएगा। नहीं तो सीनियर जूनियर गाइड के चक्कर में फंसिएगा तो हो सकता है आप गलत दिशा में चले जाइएगा, है ना। कहीं कोई कंफ्यूजन भी लगे ना तो आप टेक्स्ट बुक का हेल्प लीजिए, गाइड का, लूसेंट गाइड का वाला, बात समझ रहे हैं ना। तो गाइड का लेके हेल्प नहीं लीजिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन लगे तो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का हेल्प लीजिए। अगर उससे अल्टर लगे तो आप लोग लेके उसको आइए। ठीक है, थोड़ा फैन बंद कीजिएगा, को आगे फैन बंद नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीका से पढ़ा जाता है, ना कि कोई नहीं लूसेंट में मिला होता है, बहुत लेकर नया नया होला लूसेंट लेके आवला, यही से तो पढ़ावत होई हन, अपने मने 4 दिन बाद लूसेंट छोड़ देवेला, है ना। तो इस तरीका से आप घबराइए नहीं, बस महीना दिन तक तो साथ कदम से कदम मिला के चलिए ना, उसके बाद हमको इतना थोड़ी बोलना पड़ेगा, आप समझ जाइएगा। पुराना बैच में कहा आते हैं सीधे डायरेक्ट पढ़ाते हैं, वो लोग जान रहा है सर कितना डीपली पढ़ाएंगे, किंग पढ़ाएंगे। आप तो थोड़ा नए है, शक है, संदेह है, क्या पता क्वेश्चन मास्टर का ना नाम तो सुन ले बनी और छोड़ लागो था, लेकिन काजे नहीं लागी कि गड़बड़ाई, बहुत तरह का मन में विचार उत्पन्न हो रहा होगा, इसलिए घबराना नहीं। चलिए भरते चलिए। वर्ष 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? भारत में पश्चिमी तट पर, कहा? सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। इसके बाद से लेकर 15 अगस्त 1947 भरिए, इसके बाद से लेकर क्या भरिएगा? 15 अगस्त 1947 तक भारत में अंग्रेजों का शासन रहा। उनके शासन काल को हम निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं। जैसा कल समझाए थे कि 1600 से लेके 1756 ले एकदम भारत भारतीयों का है, वहीं से कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। वो व्यापारी हैं, हम लोग से अनुमति लेंगे, कोर्ट पर गिरेंगे और हम लोग से अच्छा रिलेशन बनाने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको हमने कल एक एग्जांपल समझाया भी था कि ट्रेन पे हम खड़े हैं, मान लीजिए हम अंग्रेज हैं और आप भारतीय बैठे हुए हैं, तो हम आपसे क्या करेंगे? अच्छा से बात करेंगे, आपसे रिलेशन बनाएंगे, पहले आपका विश्वास जीतेंगे, आप तनका सा सीट मांग के बैठेंगे, और फिर ओकरा बाद घसकावट तो उठाइए दे हम, बात समझ रहे हैं ना। तो यही चीज है। तो 1600 से लेके 1756 के बीच क्या करेगा वो लोग? जो भी भारत की बड़ी शक्ति होगी, जैसे मुगल थे, पेशवा थे, बंगाल के नवाब थे, उन सारे लोगों के साथ वो लोग बहुत अच्छा से पेश आएगा, अच्छा से बात करेगा, जी हजूरी करेगा, दान दक्षिणा देगा, खूब लालच देगा, उनको पूरा पोटिया के रखेगा, कहीं से शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा, कहीं से शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला स्टेज अंग्रेजों का आगमन, भारत आगमन एवं उनके उद्देश्य में परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि वो भारत आते हैं किस उद्देश्य से आते हैं? व्यापारी, लेकिन बाद में उनका उद्देश्य क्या हो गया? राजनीतिक। तो इसको बोलते हैं उद्देश्य में परिवर्तन।
अथवा आर्थिक उद्देश्य से राजनीतिक उद्देश्य की स्थापना। ठीक है, यह सब घटना होता है कब से, मान लिया 1600 से लेके 1756 ईस्वी के बीच में। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स। पहला पॉइंट में भरिएगा, मुगलों से संबंध। सबसे पहले वे लोग मुगलों के साथ बहुत अच्छा से पेश आए, तो मुगलों से संबंध एवं, छोटा छोटा लिखिएगा, धीरे धीरे उन पर नियंत्रण, धीरे धीरे उन पर नियंत्रण, ये पहला पॉइंट में लिखिएगा। मुगलों से संबंध एवं धीरे धीरे उन पर नियंत्रण, मुगलों से संबंध एवं धीरे धीरे उन पर नियंत्रण। सेम चीज पेशवाओं से संबंध एवं धीरे धीरे उन पर नियंत्रण, पेशवाओं से संबंध एवं धीरे धीरे उन पर क्या किए, नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद लिखिए तीसरा पॉइंट में, बंगाल के नवाबों से संबंध एवं उन पर धीरे धीरे नियंत्रण। जो भी भारत की बड़ी शक्तियां हैं, देखिए कैसे चापलूसी कर करके उनके साथ एक गुड रिलेशन बनाने का वो कोशिश कर रहे हैं। कब तक, 1756 तक। ठीक है ना। एंड लास्ट में लिखिए, कर्नाटक में आधिपत्य, कर्नाटक में अपना वो इसी क्रम में आधिपत्य बने, अपना शक्ति वहां स्थापित कर्नाटक में केवल कर पाते हैं, इस क्रम में बस। ठीक है, हो गया, कर्नाटक में आधिपत्य। चलिए अब आइए दूसरा नंबर, कंपनी के साम्राज्य की स्थापना होती है कितने बीच में, 1757 से लेके 1857 के बीच में। अब वो लड़ाई लड़ेंगे, है ना, हम लोग को एक एक करके हमारे भारत का जितना क्षेत्र है सब पर वो क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। चलिए, तो इस क्रम में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है उसको बोलते हैं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग बिहार पुलिस इस सब का तैयारी करते हैं, जीडीपीटी हेडिंग से बन जाएगा, उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, खाली हेडिंग याद करके काम चल जाएगा, है ना। बाकी सब लोग यूपीएससी बीपीएससी वाले को ध्यान से पढ़िए, बाकी जनरल कंपटीशन वाले को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहानी सुन लीजिएगा, गारंटी दे रहे कहानी बनेगा सवाल। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला युद्ध 1756 के बाद होता है 57 में, जिसमें अंग्रेजी साम्राज्य का बीजारोपण होता है ना। वही बाद में पेड़ बन जाएगा, वो बट वृक्ष बन जाएगा, वो इतना लंबा चौड़ा पसर जाएगा कि फिर हम खा जाएगा वो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है कौन सा, बक्सर। कौन सा युद्ध होगा, बक्सर। हाँ, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब होता है, सब इतिहास पढ़ाएंगे तो ये सब युद्ध के बारे में पूरा कहानियां जो सुनेनी है सब लिखा है इतिहास में। यहाँ संक्षेप में थोड़ा बहुत समझ गया पलासी का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या घटना हुआ, है ना। फिर बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गया ना, तो अब हम लोग को संविधान पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध होता है आंग्ल मैसूर। आंग्ल बने अंग्रेज, एंग्लो, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध हम पहले समझाए थे, रट्टा नहीं मारना है। तो थोड़ा फोन कीजिए, बड़े लाइन अप डाउन कर रहा है, तो इसको पीछे से बंद कर, लाइन कटे दौड़े लाओ, बोर्ड बार बार बोर्ड बंद हो जाता है। अच्छा बताना, ध्यान दीजिएगा, कल हम आपको समझाए थे ना 1757 के बाद खुद पहल करेंगे, और जितना बड़का बड़का युद्ध आप रट्टा मार रहे थे माथा खराब होता था, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख, उस सब यही बीच में भयल हुई, 1757 से 1857 के बीच में भयल हुई। कम से कम इतना तो आप गेस कर सकते हैं ना अभी, और फिर जब इतिहास पढ़ाएंगे, कहानी सुनाएंगे, तो लगभग आपको सन ईस्वी भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और यह युद्ध चलता है 1767 से लेकर 99 तक। 1767 ईस्वी से लेकर के कब तक चलता है, 1799 ईस्वी तक यह युद्ध चलता है, लंबा चलता है। आपको सब कहानी सुनाएंगे, टिप्पू सुल्तान, हैदर अली, सबका कहानी, आंग्ल मैसूर युद्ध जब पढ़ाएंगे इतिहास में तो बताएंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। उसके बाद पेज उलटिए, तो जगह कैसे बच गया आपका, हो जगह तो नहीं बचना चाहिए था। ठीक है, चलिए पेज उलटिए।
उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है आंग्ल मराठा युद्ध। इस क्रम में वो लोग कौन से, आंग्ल माने अंग्रेज, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध ये चलता है आपको 1775 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी तक चलता है। आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आते हैं हम लोग आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध, पंजाबी लोग से आंग्ल सिख युद्ध, ध्यान से लिखिए, आंग्ल सिख युद्ध ये कब से चलता है, 1845 से 1849, 1845 ईस्वी से लेकर के कब तक चलेगा ये, 1849 ईस्वी के बीच चला। तो देखिए आपके सामने है 1757 से लेकर 1857 के बीच ये सब युद्ध हुआ है ना, और देख रहे हैं ना एक एक करके है दो युद्ध के द्वारा बंगाल पर है, मैसूर पर है, मराठा पर यानी महाराष्ट्र पर है, जो है पंजाब पर सब अधिकार कर लिया सब कि नहीं कर लिया सब। इसके अलावा लास्ट पॉइंट फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कुछ जनजातीय विद्रोह भी होता है, जनजातीय संघर्ष लिख दीजिए लास्ट में, जनजातीय संघर्ष 1757 से लेकर 1857 तक कुछ जनजातीय संघर्ष होता है, और इस क्रम में वे जल जंगल और जमीन पर अधिकार कर लेते हैं, है ना बहुत से। तो इस तरीका से आप लोग देख लिए कि 1757 से लेकर के 1857 के बीच अंग्रेज भारत की जो भी बड़ी बड़ी शक्तियां थी उन सब से एकदम खुलेआम कोनो न कोनो बहाना बना के लड़ाई लड़के उस क्षेत्र पर क्या किए, अधिकार कर लिए। अब तीसरा स्टेज आएगा हमनी वाला। हेडिंग देखिए तीसरा नंबर पे क्या लिखा हुआ है, अरे सब वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें से भी देख सकते हैं। मान लिया थोड़ा लिखने में कहीं छूट जाएगा तो घबराना नहीं है, जितने लोग एडमिशन हो गए वीडियो मिल रहा है ना, है ना, एकदम आराम से आज का वीडियो एकदम 9 बजे तक आपको मिल जाएगा, जो भी हम लेक्चर दे रहे हैं, है ना। वहां पे भी आप इसको घर पे जाइए दोबारा तेबारा सुनिए, अच्छा लगेगा, है ना। फालतू घूमने से मोबाइल में फिल्म देखला से अच्छा भाई फिल्म देखी, जीवन बन जाए, ठीक बा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना। जी बोला जाए, आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1849, 1845 से 1849, ठीक है, अच्छा बात है, नहीं समझ में आया। जनजातीय संघर्ष, अरे 1757 से लेकर 1857 के बीच में को भइल बा, एगो दूगो नहीं, केवल इतिहास पढ़ा तो बताएं उमे, यहाँ पे आपके दिमाग में ये बन जाना चाहिए कि बहुत सारा जनजातीय संघर्ष भी इस दौरान हुआ है, ठीक है ना। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल शोरगुल नहीं, विवाद नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, कानाफूसी नहीं, जो भी समस्या हो हमसे बात कीजिए। चलिए अब आते हैं आगे, कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना। ध्यान दीजिए, हम आपको बताए ना 1857 के बाद कंपनी भी खत्म, अब सीधे ब्रिटेन के राजा रानी भारत के राजा रानी हो गए, और भारत का होगा ब्रिटेन के उपनिवेश बन जाता 1858 के बाद से, ठीक है ना। अब 1858 से लेकर 1947 तक हमनी के बिटिया मोबाइल छीनले बड़े देना देना देना, है ना, एक गरम में कबर हाथों पाई हो जाई, है ना, ये सब घटना होगा। चलिए बढ़िए, तो अंग्रेज इस क्रम में सबसे पहले जो करते हैं, पहला पॉइंट में लिखिएगा, अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना। थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा, अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना। अंग्रेजों द्वारा क्या किए, भारत में अपने आप को अस्थायी रूप से बसाने के लिए हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाए ना, तो इसी को बोलते हैं अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाना, ठीक है। इस क्रम में दूसरा महत्वपूर्ण घटना होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, बिल्कुल 1885 ईस्वी, ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये सब घटना होगा 1856 के बाद 1947 के पहले, जो महत्वपूर्ण घटना है, टर्निंग पॉइंट, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसी बीच भारत में, कल थोड़ा सा याद दिलाइए, कहानी थोड़ा सा समझा देंगे ताकि आपके दिमाग में चलता रहे।
1906 में कुछ मुस्लिम लोगों ने, जिसका नेतृत्व जो है आगा खां ऐसे लोगों ने किया, सर सैयद अहमद खां, उन लोगों ने कहा कि हम लोग का हित हिंदुओं के हित से बिल्कुल अलग है ना। लेकिन यह बात उनके दिमाग में डालने वाले अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों को जब देखा कि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम बढ़ चढ़ के संगे है, संगे रहला से अंग्रेज को बहुत घाटा लग रहा था, तो सोचा अंग्रेज की क्या करे। तो पहले सोचा कि भाई हमनी के तो भारत के शासन सत्ता केकरा से छीन ले बानी, हिंदू से कि मुसलमान से? मुसलमान से। तो मुसलमान के कष्ट ज्यादा हुई। आप जिसका मोबाइल छीनिएगा और आपका पार्टनरवा मान लिया, तो मोबाइल आपका छीनाया और आप मान लिया मुस्लिम है, आपका पार्टनरवा हिंदू है, तो कष्ट आपके पार्टनरवा को भी है, लेकिन उससे ज्यादा तो कष्ट आपको होगा, क्या कि आपके हाथ से सत्ता क्या है। तो अंग्रेज शुरू में उन्हें लगा कि हम लोग हिंदू का सपोर्ट कर लेंगे तो मुस्लिमों पर शासन करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में 1875 में उनको समझ में आ गया कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, बहुत ज्यादा संख्या में है और इनको बरगलाना बस की बात नहीं है। तो अब कहे कि ना, मुसलमाने के अपना पक्ष में करल जाओ। कहे कि इस समय एगो पुस्तक आया था इंडियन मुस्लिम, और उसी पुस्तक में इशारा दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजी शासक को कि भाई अगर तुम्हें भारत में रहना है तो मुसलमानों को अपने फेवर में करो। तो उन लोगों ने क्या किया, मुसलमानों को हिंदुओं से तोड़ने के लिए बहुत तरह का गलतफहमी फैलाया। जैसे सबसे पहला गलतफहमी तो यही फैलाया, रे तू मुसलमान सब लड़ रहा है हिंदुओं के साथ, ये बताओ अगर हम लोग चले जाएंगे तो क्या तुम लोग राजा बन जाएगा फिर से? मुसलमानों को लगा बात तो सही का था पट्टारवा, अगर हमने कहीं अगर अंग्रेज चलियो जाता तो हिंदू तो हमने के राजा ना बोलने दियो। बात समझ रहे हैं ना? अब जब गांधी जी पर खूब विश्वास हो गया मुसलमानों का, गांधी जी 1616 में मंच पर ला भी दिए, हिंदू और मुसलमान को इकट्ठा कर दिए, तो फिर अंग्रेज चाल चल दिया। इधर गांधी को तुम लोग अपना भगवान मानता है, गांधी क्या कहते हैं सुना है? राम राज, कोई बोले अल्लाह राज, तो गांधी को हित ना हो। और मुसलमान, कुछ मुसलमानों को चक्कर में फंस गए, कुछ मुसलमान, सारे मुसलमान नहीं, इस पर हम एक क्लास लेके बताएंगे। जो भी मुसलमान भारत में रह गए वे सच्चे भारतीय हैं और सच्चे मुस्लिम भी हैं, क्योंकि उनके पास दो रास्ता था उस समय 1947 में, या तो धर्म के नाम पे पाकिस्तान को चुन ले या फिर वो अपनी भारत को ही अपना मां मान के भारत में रह जाए। तो जो मुसलमान भारत में रह गए वे सच्चे भारतीय हैं या नहीं है? सोच के देखिएगा। नेता नहीं बनिए, आपको सत्ता चाहिए कि नौकरी चाहिए डिसाइड कीजिए। सत्ता चाहिए तो ध्यान से क्लास बताइएगा, और नौकरी चाहिए तो हम जैसे बता रहे हैं पढ़ाई कीजिए, यहाँ राजनीति नहीं। जो मुस्लिम लोग कहता है मुस्लिम ये है मुस्लिम वो है, लेकिन मुस्लिमों के अभी तो हिंदू के अग्नि परीक्षा नहीं देगा पढ़ लोग। यदि हिंदू के पास 2 रास्ता देखा जाए हिंदू कहां जाता, लेकिन अंग्रेजों ने अपना देशभक्ति का परीक्षा दे दिया है। उनके सामने 1947 में 2 रास्ता था कि नहीं था? एक धर्म के नाम पे वो चाहते तो पाकिस्तान को चुन लेंगे, और नहीं तो वो कहे कि नहीं, बहुत मुसलमान बोले नहीं भारत मेरा देश था, मेरा देश है, मेरा देश रहेगा, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हमको नहीं मतलब है मुस्लिम देश से, हमको मतलब है हिंदुस्तान से। तो वैसे मुसलमान भारत रह गए, वे सच्चे भारतीय हैं, उन पर शक मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। राजनेताओं का काम है, यही हिंदू और मुसलमान एक के गांव में रहते हैं, ईद में उनके घर जाके सेवई खाते हैं, बकरीद में मीट खाते हैं, और होली में उनको खिलाते हैं, गले से गले मिलाते हैं। लेकिन एक गाय का मांस का टुकड़ा फेंक करके हम दोनों भाइयों के बीच लड़ा देता है। ये कौन? सत्ता के सुख भोगने वाले, जो राजनीति करना चाहते हैं, जिनको वोट बैंक समझ में आता है हिंदू और मुसलमान, वो लोग ऐसा करते हैं। हमारे कई मित्र मुस्लिम हैं, अभी मत कहिएगा सर मुस्लिम समर्थक है, भैया गोड़ लागत नहीं, हम केहू के समर्थक नहीं, हम गुरु बानी, सही ज्ञान देव। हमारे कई मित्र मुस्लिम हैं और हम लोग बड़े आराम से एक साथ रह करके दिल्ली में बताएं भारत पाकिस्तान का मैच देखते थे, और हम लोग एक दूसरे को जितना फालतू बोल देना, अगर अभी बोल दे तो मार हो जाएगा, गोली चल जाएगा, लेकिन वो मुस्लिम दोस्त मेरा जानता था मजाक कर रहा है। तो क्या होता था देखिए, हम लोग कहते हैं ना मुसलमान पाकिस्तान का पक्ष लेता है, कोई दो राय नहीं लेता है। अब सुनिए क्यों लेता है, जानना चाहिए, क्योंकि हमने महसूस किया है, हमने देखा है, मेरे रूम में रहने वाला मेरा 2 मुस्लिम रूम पार्टनर, तो हमनी के गलती शुरुआत हमनी के कोई नहीं। जैसे ही इमरान खान मानी हमनी के समय का क्रिकेट प्लेयर के नाम ले है ना, आउट भर तो हमनी कौन सा गलत बुढ़वा, हमनी के का कनी कमेंट मारल शुरू कर देनी,
जैसे पाकिस्तान आया बैटिंग करने, अब कोई भारतीय ने विकेट ले लिया तो हम लोग क्या करेंगे, गोयल गोयल गोयल, एगो मुसलमान गोयल, एगो ऐसा ही मियां जी गोयल। और देखिए हम लोग उसको भारत पाकिस्तान के मैच न बना के क्या कर दिए, हिंदू मुसलमान का मैच बना दिए। हमने क्या किया, उसको हिंदू मुसलमान का मैच बना दिया कि नहीं बना दिया, कि बोलो बात समझ रहे हैं, ससुरे बोलो कुछो बोलो कह के तो वो बेचारा क्या करे, मजबूरी में मुसलमान के पक्ष में उतर जाए, तो अभी लेकर तो बात समझ रहे ना। तो इस तरह से अगर मुसलमान कहीं पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं तो इसमें गलती थोड़ा बहुत हिंदुओं का भी है, कि हम लोग उसको भारत पाकिस्तान का मैच बनाइए कि छोड़ते ही नहीं है, उसको हिंदू मुसलमान का मैच बना देते हैं। तो ये बताइए कोई भी मुसलमान कैसे अपना धर्म को, भाई कैसे अपने धर्म का गाली सुनेगा, ना हिंदू को अपने धर्म को गाली सुनना चाहिए, ना मुसलमान को सुनना चाहिए, ना सिख ना ईसाई को सुनना चाहिए। तो ये अलग मुद्दा है। तो होता क्या है कि इस तरह से अंग्रेजों ने फूट डाल डाल के दिमाग में मुसलमानों के गंदगी भर भर के एक अलग संगठन बनवा दिया कांग्रेस के टक्कर में, जिसका नाम है मुस्लिम लीग, है ना। तो एक महत्वपूर्ण तीसरी घटना हो गई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 ईस्वी में। भरिए, भरते चलिए, बारिश छूट गया है? आज रहने दिया जाए, कल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। टाइम दूसरे बैच का है। और